सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जिसमें ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में अपन ने बांटा था। सबसे पहली अभिक्रियाएं एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, दूसरी अभिक्रियाएं हैं ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले लोन पेयर की अभिक्रियाएं, तीसरी अभिक्रियाएं हैं कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं, और चौथी अन्य जो बची हुई अभिक्रियाएं हैं। इन 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में अपन ने एल्किल समूह की अभिक्रियाएं और ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो तक। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे CO बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं और अन्य अभिक्रियाएं। तो देखिएगा, नेक्स्ट तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं जो ईथर के द्वारा दर्शाई जाती हैं वो क्या हैं? CO बंध के विदलन वाली अभिक्रियाएं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन होगा, उसका क्लीवेज होगा। बहुत से प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। जैसे अपन सबसे पहली अभिक्रियाएं ले रहे हैं रिएक्शन विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रियाएं। देखिए कैसे, ROR प्लस HX, ईथर की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो देखिए क्या बनेगा। जैसे ये वाला बंध तोड़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन पर, और HX है उसके बंध के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? X पर। क्यों? हैलोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है और इधर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। तो ऑक्सीजन पे तो आ गया माइनस और इस कार्बन पे आ गया प्लस। हाइड्रोजन चूंकि प्लस है तो ये किधर चला जाएगा? ऑक्सीजन पर। और हैलोजन कहाँ जुड़ेगा? हैलोजन जुड़ेगा इस कार्बन पर जिस पर प्लस आया है। तो क्या बन गया? ROH प्लस RX, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्कोहल प्लस एल्किल हैलाइड। तो जब ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करते हैं तो एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। उदाहरण के तौर पर अगर अपन लें, जैसे डाई एथिल ईथर का उदाहरण ले लेते हैं। ये है डाई एथिल ईथर। और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं HCl के साथ तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल, और प्लस बनता है CH3 CH2Cl एथिल एल्कोहल और प्लस एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये अपन ने एग्जाम्पल लिया। अब यहां इस अभिक्रिया में देखिए क्या है, ईथर का एक अणु हाइड्रोजन हैलाइड के एक अणु के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। लेकिन अगर आप इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हैलाइड आधिक्य में ले लें तो अपन विशेष स्थिति क्या लगा रहे हैं? अगर HX को आधिक्य में लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं मतलब एक्सेस में लेते हैं, तो क्या होगा? जितने अणु ईथर के हैं वो HX के साथ अभिक्रिया कर चुके होंगे, उसके बाद भी HX बचा हुआ रहेगा। वो HX क्या करेगा? बनने वाले जो उत्पाद हैं, जैसे एल्कोहल बना, उसके साथ क्रिया करके उसको भी एल्किल हैलाइड में परिवर्तित कर देता है। तो HX को अगर आधिक्य में लेते हैं तो ये HX क्या करेगा? एल्कोहल के साथ क्रिया करके उसे भी किस में बदल देगा? एल्किल हैलाइड में परिवर्तित कर देगा। मतलब उत्पाद के रूप में सिर्फ और सिर्फ एल्किल हैलाइड ही मिलेंगे, एल्कोहल नहीं मिलेगा। कौन सी कंडीशन में? जब HX को आप आधिक्य में लेते हैं तब। ठीक है, और अगर समान मात्रा में ले रहे हैं ईथर के तो 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, एल्कोहल और एल्किल हैलाइड।
अब ये जो अभिक्रिया है इसमें HX की जो क्रियाशीलता का क्रम है, HX की क्रियाशीलता का क्रम, देखिए क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील है HI, फिर HBr, फिर HCl। अगर अपन हाइड्रोजन हैलाइडों की बात करें तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम ये है। ये अपन ने पहले भी बहुत बार देखा है, जब अपन ने एल्किल हैलाइड का निर्माण किया था तब भी अपन ने क्रम देखा। जब अपन ने एल्कोहलों की क्रियाशीलता देखी थी, रासायनिक गुण पढ़े थे, तब भी ये क्रम अपन ने देखा था, क्योंकि H और I के मध्य जो बंध है वो इनमें सबसे दुर्बल है, आसानी से टूटेगा, तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। क्लियर है। अब देखिएगा, अगर आप यहां पे अपन ने क्या उदाहरण लिया है, सममित ईथर का लिया है, मतलब सिंपल ईथर का लिया है, जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह एक समान है। लेकिन अगर ईथर असम्मित है, मिश्रित है, मतलब ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह अलग अलग प्रकार के हैं, तो कौन से वाले एल्किल समूह का एल्कोहल बनेगा, कौन से वाले एल्किल समूह से एल्किल हैलाइड बनेगा, है कि नहीं। अगर सरल ईथर है तो दोनों में एक जैसे ही एल्किल समूह है, तो कोई से का एल्कोहल बना दो, कोई से का एल्किल हैलाइड बना दो। लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं तो क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पे एक विशेष बात है, ये तो इंटरेस्टिंग चीज है केमिस्ट्री में। मिश्रित ईथर में, मिश्रित ईथर में आप साथ में नोट करते रहें, अगर एक एल्किल समूह वन डिग्री तथा दूसरा एल्किल समूह 3 डिग्री है, तो देखिए यहां भी कंडीशन लगेगी कि अगर एक एल्किल समूह 1 डिग्री है और दूसरा एल्किल समूह 3 डिग्री है, तृतीयक एल्किल समूह है, तो 3 डिग्री एल्किल समूह से एल्किल हैलाइड बनेगा, मतलब उसके साथ हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, एल्किल हैलाइड बनता है, और 1 डिग्री एल्किल समूह से एल्कोहल बनता है। तो देखिए, अगर मिश्रित ईथर है और मिश्रित ईथर में 2 एल्किल समूहों में से एक एल्किल समूह 1 डिग्री है और दूसरा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री वाले से क्या बनेगा, 3 डिग्री वाले से एल्किल हैलाइड बनेगा और 1 डिग्री वाले से एल्कोहल बनेगा। और अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी, क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। और अभिक्रिया की क्रिया विधि कौन सी होगी, SN1 एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, देखिए अपन एक उदाहरण ले लेते हैं ऐसा, CH3O CH3 CH3 CH3, ये एक मिश्रित ईथर है जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ तृतीयक ब्यूटिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये इसका नाम क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल मेथिल ईथर, ये इसका सामान्य नाम हो गया। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं आप, HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए SN1 क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होगा और इसमें 3 डिग्री से संबंधित क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा, और मेथिल से संबंधित क्या बनेगा, छोटे समूह से क्या बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। तो देखिएगा CH3OH प्लस CH3 CH3 CH3I, मेथिल
एल्कोहल और टर्शरी ब्यूटिल आयोडाइड का निर्माण इसमें होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए, अगर मिश्रित ईथर में एक एल्किल समूह तो 1 डिग्री है और दूसरा एल्किल समूह अगर 2 डिग्री है तो क्या होगा? तो उत्पाद इससे उल्टे होंगे, अभिक्रिया होगी SN2 क्रिया विधि के द्वारा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? अगर मिश्रित ईथर में एक एल्किल समूह 2 डिग्री व दूसरा एल्किल समूह 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री एल्किल समूह से एल्कोहल व 1 डिग्री एल्किल समूह से एल्किल हैलाइड बनता है। दो डिग्री से क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्किल समूह से अल्कोहल बनेगा और 1 डिग्री एल्किल समूह से एल्किल हैलाइड बनेगा, जबकि वहां पर 1 डिग्री एल्किल समूह से क्या बन रहा था? एल्कोहल बन रहा था। और अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि द्वारा, मतलब एक ही पद में होने वाली अभिक्रिया है ये, SN2 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है। ये SN1 और SN2 जो अभिक्रियाएं हैं, इसको अपने डिटेल में पढ़ा हुआ है। कौन से वाले चैप्टर में? हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो वहां पे जाके इनको आप ढंग से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो SN2 क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होगी। उदाहरण के तौर पे अगर देखिए, अपन लें CH3O CH CH3 CH3, क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, ये नाम है इसका। ये आइसोप्रोपिल, ये मेथिल ईथर। जब इसकी अभिक्रिया HI से कराते हैं तो छोटे वाले एल्किल समूह का क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा। तो बनेगा CH3I प्लस जो बड़ा वाला समूह है 2 डिग्री है, उससे क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो ये बन गया मेथिल आयोडाइड। और ये है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है। अब देखो, इसमें HI की जो अभिक्रिया है उसमें अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? मेथिल आयोडाइड बन रहा है। जितने अणु में मिथोक्सी समूह होंगे, इस तरह के जो अणु है, मिश्रित ईथर है, उसमें जितने मिथोक्सी समूह हैं उतने ही क्या लग जाएंगे? HI अणु लग जाएंगे। तो इस HI के अणु कितने लगे, ये अपन अनुमापन के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। तो HI के अणु जितने लगे हैं, दिए गए अणु में उतने मिथोक्सी समूह हैं। तो इस तरह से ये जो विधि है, इसमें HI की प्रयुक्त मात्रा की गणना करके, कितनी मात्रा काम में आई उसकी मात्रा की गणना करके जो ईथर है उसमें मिथोक्सी समूह की मात्राओं की गणना की जा सकती है, मात्रात्मक आंकलन किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसको कहते हैं जिसेल मेथड, जिसेल विधि। तो जिसेल विधि क्या है? मिश्रित ईथर में HI के साथ अभिक्रिया करके मेथोक्सी समूह, ध्यान रखिएगा, मेथोक्सी समूह की बात कर रहा हूं,
मेथोक्सी समूह की मात्रात्मक आंकलन किया जाता है। मेथोक्सी समूह का मात्रात्मक आंकलन करते हैं। मात्रात्मक आंकलन कर रहे हैं किसका? मेथोक्सी समूह का। किसकी सहायता से? HI के साथ अभिक्रिया करा के। इसे क्या कहते हैं? जिसेल मेथड कहते हैं। ये विधि बहुत बार पूछी गई है विभिन्न एग्जाम्स में। तो यह है जिसेल मेथड। तो इस तरह से अपन HX के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन होता है। उत्पाद क्या बनेगा? डिपेंड करेगा एल्किल समूह 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। वो आप आसानी से इसके द्वारा इसको समझ सकते हैं और उत्पाद बना सकते हैं। क्लियर है? दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन होता है वो अभिक्रिया है जल अपघटन। तो दूसरी अभिक्रिया देखिए। तो दूसरी अभिक्रिया जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के बंध का विदलन हो रहा है वो है जल अपघटन। जल अपघटन में देखिए क्या करेंगे अपन? ईथर की अभिक्रिया तन्नु H2SO4 के साथ कराएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक होता है और तनु H2SO4 है उससे क्या होगा? जल अपघटन होगा। ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे उदाहरण ले लें CH3 CH2 O CH2 CH3 ये ईथर है और इसका आप क्या करवा रहे हैं? जल अपघटन करवा रहे हैं तनु H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिएगा ये बंध टूटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ऑक्सीजन पर। हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस है तो OH माइनस तो इस कार्बन पे आ जाएगा और H प्लस है ये ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो क्या बना? CH3 CH2 OH के 2 अणु बन गए एथिल एल्कोहल। तो ईथर के साथ में जल का अणु जुड़ा तो एल्कोहल बन गया। और अपन ने जब ईथर का निर्माण किया था तो अपन ने देखा था कि एथिल एल्कोहल या एल्कोहलों के निर्जलीकरण के द्वारा अपन ने ईथर का निर्माण किया था। तभी तो ईथर को एल्कोहलों का एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया एल्कोहल से जब ईथर का निर्माण किया था तो उससे विपरीत हो गई, है ना। तो जब ईथर का जल अपघटन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा और एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो ईथर बन जाता है। ऐसे समझेंगे इसको। एक दूसरे से विपरीत होने वाली अभिक्रियाएं हैं ये। क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट है इसका अपचयन। तीसरा रिडक्शन, अपचयन। अब अपचयन भी अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं ईथर का। एक है सोडामाइड के साथ में और दूसरा है लाल फास्फोरस HI के साथ। तो सबसे पहला अपन ले रहे हैं NaNH3 के द्वारा, जिसको अपन सोडामाइड कहते हैं। उदाहरण ले जैसे CH3 CH2 O CH2 CH3 और इसका आप अपचयन कर रहे हैं किसके द्वारा? सोडामाइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होगा। इस कार्बन ऑक्सीजन का बंध तोड़ दो, चाहिए वाला तोड़ दो। एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो इधर वाले का तो बन गया एल्कोहल और इधर वाले का बन गया एल्केन। तो ये हो गया CH3 CH3 हो गया एल्केन और एक अणु बन गया CH3 CH2 OH मतलब एथिल एल्कोहल। तो जब आप सोडामाइड के द्वारा अपचयन करेंगे तो इसमें एक अणु एल्केन का बनेगा और दूसरा एल्कोहल का बनता है। लेकिन अगर ये अपचयन आप रेड P और HI के द्वारा करते हैं तो देखिए क्या बनेगा। उदाहरण ले लेते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3 और अपचयन कर रहे हैं आप लाल फास्फोरस HI के द्वारा। तो देखिए क्या होगा।
ये बंध टूटा और ये भी टूटा। ऑक्सीजन के दोनों तरफ वाले बंध टूटेंगे, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, तो क्या बना? CH3 CH3 हो गया, ये भी CH3 CH3 हो गया। दो अणु एल्केन के, और देखिए ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़ गए तो जल का अणु निकल गया, यह है इथेन। तो ये पूर्ण अपचयन हो गया। तो लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अगर आप अपचयन करेंगे तो पूर्ण अपचयन होगा और एल्केन बनेगा। और अगर आप सोडामाइड के द्वारा अपचयन करेंगे तो एक अणु एल्केन का बनेगा और दूसरा अणु एल्कोहल का बनता है। तो इस तरह से आप ये अपचयन करवा सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, चौथी अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड तो आप जानते हैं CH3COCl। तो देखिए क्या होगा, उदाहरण लेते हैं अभिक्रिया का, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, ये डाईएथिल ईथर आपने लिया और अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? CH3 COCl। ये अभिक्रिया होती है निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होगा, यहां से कार्बन और Cl के बीच में बंध टूटेगा इस तरह से, Cl तो माइनस के रूप में निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। और आपको कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध तोड़ना है कि ये बंध टूटा और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? ऑक्सीजन पर। अब देखिए प्लस वाला भाग तो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और Cl वाला भाग है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन प्लस हो गया तो उस पर माइनस जुड़ जाएगा। तो देखिए दो प्रकार के उत्पाद बने, CH3 CH2 Cl। इस CH2 के साथ में ये Cl जुड़ गया तो एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बन गया। और इस CH3CO के कार्बन को मैं ऑक्सीजन से जोड़ रहा हूं तो देखिए क्या बनेगा, ये CH3CO और इससे क्या जुड़ गया? ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो OCH2CH3 क्या है? ये एस्टर, एथिल एसीटेट। तो जब आप डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल क्लोराइड व एथिल एसीटेट उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बंध के मध्य जो बंध है उसका विदलन हो रहा है। नेक्स्ट अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध का विदलन हो रहा है वो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखिए जो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया है ना, उसकी जैसी ही अभिक्रिया है। 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। देखिए कैसा होगा, उदाहरण ले लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं आप? CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया करवा रहे हैं आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? वही निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होगा, कोई बंध तोड़ दो आप, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच तोड़ दो, चाहे ये वाला तोड़ दो, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो ये कार्बन प्लस और ऑक्सीजन माइनस। और यहां भी देखिए जैसे ये बंध टूटा, इस बंध को तोड़ दो चाहे इसको तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर ही जाने हैं। तो ये कार्बन हो गया प्लस और ऑक्सीजन हो गया माइनस। अब इस माइनस पे क्या जुड़ेगा? CH3 CH2 और इस प्लस पे क्या जुड़ेगा?
ये ऑक्सीजन वाला भाग, ठीक है। तो देखिएगा इसके ऊपर जोड़ रहा हूँ मैं पहले, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये प्लस है तो इस पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन CH2 और CH3 इसके साथ है प्लस। अब ये वाला भाग देखिए किससे जुड़ेगा, माइनस वाला भाग इससे जुड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ लेके CH3 COO है ये, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये माइनस वाला भाग CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस वाला भाग, इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH3 जुड़ जाएगा, CH2 CH3, दोनों अणु एक जैसे ही हैं, तो इसका मतलब दो अणु एथिल एसीटेट के प्राप्त होते हैं, एथिल एसीटेट। तो जब आप निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो दो अणु एस्टर के प्राप्त होते हैं। क्लियर है। तो ये अभिक्रियाएं थी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है उसका विदलन होता है। तो तीन प्रकार की अभिक्रियाएं अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है कुछ बची हुई अन्य अभिक्रियाएं, सम अदर रिएक्शंस, तो वो देखिएगा कौन सी हैं। सम अदर रिएक्शंस में जो अभिक्रियाएं हैं वो अपन देखेंगे। चौथे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं सम अदर रिएक्शंस, कुछ अन्य अभिक्रियाएं। इसमें फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण किसके साथ करवा रहे हैं, अपन गर्म करेंगे एल्यूमिना के साथ, गर्म करेंगे उच्च ताप पर। देखिए क्या होगा, मैं यहां ले रहा हूं डाईएथिल ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3 है कि नहीं। इस तरह से लिखने का कारण देखिए क्या है, एल्यूमिना के साथ उच्च तापमान पे गर्म करेंगे तो यहां से ये H2O निकल जाएगा और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने अणु हैं इसके, दो अणु हैं और प्लस क्या निकल गया, H2O। तो एथीन बना और जल का निष्कासन हो गया। तो इस तरह से डाईएथिल ईथर, ये क्या है, डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर को एल्यूमिना के साथ उच्च तापमान पे आप गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथीन का निर्माण होता है। तो ये होगी निर्जलीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एस्टर का निर्माण होगा। देखिए कैसे, CH3 CH2O CH2 CH3, ये है डाईएथिल ईथर। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में होगी, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में, मतलब लुईस अम्ल की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका दाब लगभग 500 वायुमंडल और तापमान है 398 से 413 केल्विन, मतलब उच्च ताप और उच्च दाब पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये देखिए जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कहाँ जाएगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एथिल एसीटेट बना। इसे कहते हैं इंसर्शन ऑफ, ये एथिल एसीटेट नहीं, प्रोपेनोएट, तीन कार्बन हो गए ना, तो एथिल प्रोपेनोएट ये बन गया, क्योंकि इसमें देखिए तीन कार्बन है, एसीटेट नहीं है, ये प्रोपेनोएट है। तो एथिल प्रोपेनोएट का निर्माण हो गया जो कि एक एस्टर है। तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया,
तो इसे कहते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल समूह का इसमें इंसर्शन हुआ है, जुड़ाव हुआ है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही अभिक्रिया संपन्न होती है। तीसरा है दहन, कंबशन। तो कंबशन में क्या करना है आपको, जो ईथर है उसमें जितने भी कार्बन हैं उनसे तो CO2 बनेगा, और जितने भी हाइड्रोजन हैं उनसे H2O का निर्माण हो जाता है। और दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और प्रकाश युक्त ज्वाला की उपस्थिति में इसका दहन करेंगे। प्रकाश युक्त ज्वाला, ठीक है। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 CO2 बन गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, और 3 और 2 5 10 हो गए, तो 5 H2O बन गए, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन काम में आ गए, 8 और 5 13, 13 में से एक तो ये रहा 12, मतलब 6 O2 इसमें काम में आते हैं। तो दहन जब होगा तो ईथर में जितने भी कार्बन हैं उनसे CO2 बनेगा, और जितने भी हाइड्रोजन हैं उनसे H2O का निर्माण हो जाता है, और ये दहन किया जाता है प्रकाश युक्त ज्वाला की उपस्थिति में। तो ये थी ईथर की अन्य अभिक्रियाएं। तो ईथर के रासायनिक गुण अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं अपन ने डिटेल में पढ़ी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन देखेंगे यूजेज ऑफ ईथर। ईथर में जहां लिख रहा हूं मतलब डाई एथिल ईथर की अपन बात कर रहे हैं। तो विलायक के रूप में, विलायक के रूप में। दूसरा प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में काम में आता है ये। सुगंधित पाउडर के रूप के निर्माण में, सुगंधित पाउडर के निर्माण में। नेक्स्ट देखिए निश्चेतक के रूप में, अपन ने शुरू में पढ़ा था कि इसको सूंघने से बेहोशी आती है, तो निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। CH3CH2OH प्लस CH3CH2O CH2CH3, मतलब ये क्या है, एथिल एल्कोहल प्लस डाई एथिल ईथर। इनका जो मिश्रण है इसे क्या कहते हैं, नेटेलाइट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि नेटेलाइट क्या होता है। तो एथिल अल्कोहल और डाई एथिल ईथर के मिश्रण को नेटेलाइट कहा जाता है, और नेटेलाइट का उपयोग पेट्रोल के स्थान पर कर सकते हैं। ये बड़ी क्रांतिकारी चीज है। नेटेलाइट का उपयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जा सकता है। अपन जानते हैं वैसे पेट्रोल कम होता जा रहा है, तो इस मिश्रण का उपयोग अपन गाड़ियों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में कर सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग हैं ईथर के। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर अपन ने पूरा पढ़ा। कितने वीडियो हो गए इसके, 20 वीडियोज हो गए। तो आप इसके वीडियो नंबर 1 से लेके वीडियो नंबर 20 तक कंटिन्यू आप क्रम से देखें तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या विभिन्न कंपटीशंस में पूछे जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता भी चल जाएगा कि चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।